हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अमेरिकी संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अमेरिकी संविधान। दोस्तों, कोशिश करिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए एंड अधिक से अधिक शेयर भी करिए सब्सक्राइब के साथ, ताकि जल्दी से जल्दी हम लाइव लेक्चर ले सकें, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट आप लोगों को दे सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान, ठीक है। अब अमेरिकी संविधान का जो है, पहले तो हम बता दें कि वहाँ पर अमेरिकी संविधान कैसे बना होगा। तो पहले तो जो है संविधान से पहले वहाँ पर कॉलोनी थी, यानी उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था अमेरिका। तो यानी अमेरिका की क्रांति में शामिल होने वाले अधिकांश बुद्धिजीवी जो थे वो ब्रिटिश मूल के थे, अतः उनका प्रभाव तो आना ही था। तो उनका क्या क्या प्रभाव आया, तो वो हम लोग पहले तो बता देते हैं। जैसे उनके वो जो बुद्धिजीवी थे, ब्रिटिश बुद्धिजीवी, तो वो एक आम अंग्रेजी थे, तो अंग्रेज़ थे। तो उन्हीं से जो है कुछ प्रेरणाएं मिली अमेरिकी लोगों को। तो वो थे, उसमें जो है महत्वपूर्ण जो बिंदु उनसे मिले हैं, पहला मिला है विधि का शासन। विधि का शासन यानी इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। दूसरा बी क्या था? ब्रिटेन में हमने तुमको बताया, आप लोगों को बताया था कि 1215 में किंग जॉन के द्वारा एक ब्रिटिश मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया गया था, यानी अधिकार पत्र पर, मानव अधिकार पत्र पर। तो उसका प्रभाव अमेरिका पर भी दिखेगा, यानी ब्रिटिश मैग्ना कार्टा एवं बिल ऑफ राइट्स के द्वारा समर्थित मूलभूत अधिकार की अवधारणा, यानी मूल अधिकार की अवधारणा, ठीक है। यानी मूल अधिकार की अवधारणा, मूल अधिकार की अवधारणा। अब सी पॉइंट क्या है? अमेरिकी मतलब जो है लोग उनका कहना ये था कि कर आप तभी लगाएंगे जब आप जनता को प्रतिनिधित्व देंगे, यानी कर लगाने का अधिकार केवल जनता के प्रतिनिधि को, यानी कर लगाने का अधिकार केवल जनता के प्रतिनिधि को, ये सी पॉइंट था। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि अमेरिकी लोग एक पृथक महाद्वीप, देखिए अमेरिकी लोग हमेशा से एक पृथक महाद्वीप में रहे हैं और स्वतंत्र रूप से जीने के आदी थे, तथा प्रशासन के मामले में भी उन्होंने स्वायत्तता का प्रयोग किया था। इसलिए ब्रिटिश की तुलना में वे व्यक्ति के अधिकार को वे अधिक महत्व देते थे। इसी आधार पर उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा विकसित की, यानी उन्होंने बताया कि मानव के कुछ नेचुरल राइट्स हैं जिनका हनन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इसीलिए अमेरिका में मूल अधिकार बहुत स्ट्रांगली रूप से, अगर कहीं मूल अधिकारों का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से है तो वो है अमेरिका। अमेरिका में सिस्टमेटिक तरीके से मूल अधिकार लागू है। वहाँ पर एक पिता भी अपने बाप को हड़का नहीं सकता, ऐसे मान के चलिए। अगर वह पिता जो है अपने पुत्र को हड़काता है तो यानी अगर पुत्र उस पर जो है क्लेम कर दे कि हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है तो पिता जेल में चला जाएगा। यानी इतना स्ट्रांग जो है मूल अधिकार वहाँ पर है, समझ लीजिए एक प्रकार से। तो अब देखिए, ब्रिटेन की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका का आकार कहीं बड़ा था। सबसे बड़ी चुनौती थी एक संयुक्त राष्ट्र बनाना, क्योंकि 13 उपनिवेश थे अमेरिका में जो एक दूसरे से पृथक होकर ब्रिटिश से शामिल हुए थे, ब्रिटिश से, ठीक है। यानी वो 13 भी अलग अलग थे जो ब्रिटिश से धीरे धीरे शामिल हुए थे, ब्रिटिश में, मतलब ब्रिटिश कॉलोनी में शामिल हुए थे धीरे धीरे, ठीक है। अब इन 13 को एक छतरी के खाले कैसे लाया जाए, सबसे बड़ी चुनौती यही थी। यह विश्व का पहला प्रयोग सिद्ध हो रहा था कि अब सब 13 राज्य हैं, 13 राज्यों को अमेरिका के एक छतरी के नीचे, यानी एक ऐसा संविधान या ऐसा जो है एक व्यवस्था बनाई जाए जिससे सभी संचालित हों। तो ऐसा सिस्टम बनाना था। तो फिर देखिए क्या हुआ
फिर अमेरिकी संविधान पर प्रबोधन का भी प्रभाव पड़ा है। प्रबोधन यानी इनलाइटमेंट, जो अब इस लेक्चर में तो पॉसिबल नहीं है समझाना, तो हम कभी मौका मिला तो फिर दोबारा समझाएंगे आपको। फिर उसके बाद जो है मॉन्टेस्क्यू ने एक अवधारणा दी थी, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण, शक्ति यानी सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण, पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण की अवधारणा किसने दी थी? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दी गई शक्ति पृथक्करण। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि संविधान सभा में, जैसे उनका संविधान बनना तो था लेकिन उनके राज्यों में ही अलग अलग जो है विभाजन था, यानी कुछ अपनी कुछ अलग राय दे रहे थे, कुछ अलग राय दे रहे थे। तो इस प्रकार से बड़ा एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से वहाँ का संविधान बनने वाला था। तो उसमें उनमें जो है कुछ विवाद थे राज्यों को, तो उनको सुलझाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, तो वो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो पार्ट बाय पार्ट का मतलब कि जैसे जो राज्यों का झगड़ा था उन्हीं के आधार पर उनका सल्यूशन कैसे मिलेगा, तो ये हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे पहला जो झगड़ा था उनका वो था संघीय बनाम प्रजातांत्रिक। अब देखिए इसमें क्या था, एक तरफ बड़े व्यापारी पूंजीपति थे अमेरिका में, तथा वित्त प्रबंधन एक शक्तिशाली, मतलब जैसे अब ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखिए, पूंजीपति लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो सरकार हो यानी संघीय व्यवस्था हो वो कमज़ोर हो, क्योंकि उनको बाहरी व्यापार से भी सुरक्षा रखनी है। अब बाहरी व्यापार से सुरक्षा तभी मिल पाएगी जब एक शक्तिशाली केंद्र में सरकार होगी, यानी एक मजबूत संघीय व्यवस्था होगी, तभी उनके जो है अधिकारों को संरक्षण यानी उनके व्यापार को संरक्षण मिलेगा। यानी अब देखिए यहाँ पर पूंजीपति वर्ग ये कहेगा, लेकिन वहीं मजदूर वर्ग क्या, मजदूर वर्ग या जो है छोटे मोटे जो है उद्योग, मतलब जो है धंधे जो हैं, जैसे मतलब ग्रामीण स्तर पर कुटीर उद्योग स्तर पर जो है जो होते हैं, या कृषि जो करते हैं, या मजदूरी करते हैं, लेबरी करते हैं, स्लेवरी होती है वहाँ पर अमेरिका में। तो इस टाइप के जो होंगे लोग, वो यही चाहेंगे कि अधिक शक्तिशाली संघीय व्यवस्था ना रहे, क्योंकि अधिक शक्तिशाली रहेगी तो उनसे जबरन टैक्स वसूला जाएगा, यह उनको डर था। तो अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या बनेगी, यानी संघीय बनाम प्रजातांत्रिक। एक तरफ बड़े व्यापारी पूंजीपति तथा वित्त प्रबंधक एक शक्तिशाली संघीय सरकार के पक्ष में थे, क्योंकि इनका मानना था कि एक शक्तिशाली सरकार ही यूरोपीय पूंजीपतियों के समानांतर उनके हितों को सुरक्षा दे सकती थी। वहीं दूसरी तरफ छोटे व्यापारी, किसान, जनसामान्य इस बात से भयभीत थे कि एक शक्तिशाली संघीय सरकार पुलिस एवं सेना के बल पर जबरन कर वसूल करते, अतः वे संघीय सरकार की शक्ति की सीमित करना चाहते, यानी ये उनको संभावना थी। पहले भी वसूला जा रहा था अंग्रेजी शासन में, तो इसलिए उनको डर था या कि आगे भी वसूला जाएगा जब, तो यह एक मतलब इनका मुद्दा था। दूसरा क्या था जो झगड़ा था, बड़े राज्य और छोटे राज्य का जो है, बड़े राज्य कुछ थे, कुछ छोटे राज्य थे, इनका झगड़ा कैसे, बड़े छोटे राज्य का झगड़ा। अब इनमें बड़े राज्य, जैसे प्रतिनिधित्व की बात जब आएगी तो बड़े राज्य कहेंगे मतलब जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हो, वहीं छोटे राज्य कहेंगे कि हमारे पास इतनी जनसंख्या नहीं तो हमको प्रतिनिधित्व कम मिलेगा। तो यहाँ इनका एक विवाद था, इसका समाधान भी बाद में बताएंगे, लेकिन अभी विवाद को सुन लीजिए। फिर उसके बाद तीसरा विवाद क्या होगा, अगर कोई भी समस्या आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। स्वतंत्र, अब देखो तीसरा इसका जो है मुद्दा हम बताते हैं, स्वतंत्र राज्य बनाम दास राज्य के प्रतिनिधित्व का मुद्दा। अब जैसे देखिए
जो आपके अमेरिका के उत्तरी भाग में जो राज्य थे वो पूंजीपति वर्ग के थे, वहाँ स्लेवरी सिस्टम नहीं था, चूँकि अपने अवकाश कर चुके थे वो वहाँ पर। लेकिन जो दक्षिणी वाले राज्य थे उनका भी विकास होना था, वो पिछड़े हुए राज्य थे, तो वहाँ पर स्लेवरी सिस्टम चल रहा था। तो अब जो है इनका ये मुद्दा था कि स्वतंत्र राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग में स्वतंत्र राज्य थे, जबकि उसके दक्षिण भाग में दास राज्यों की यह मांग थी कि कांग्रेस के निम्न सदन, कांग्रेस का मतलब है वहाँ का जो सदन तैयार किया जाएगा, कांग्रेस के निम्न सदन यथा मतलब कांग्रेस का निम्न सदन क्या होगा? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी यह इसका निम्न सदन होगा, में जनसंख्या के आधार पर मिलने वाले प्रतिनिधित्व में दासों को भी गणना की जानी चाहिए। यह मांग थी कौन से राज्यों की? दक्षिणी राज्यों की, कि जो स्लेवरी सिस्टम है, यानी मतलब जो वहाँ पर जो है दास हैं, ऐसे मान के दासों की भी गिनती की जाए, किसमें? प्रतिनिधित्व में। यह एक जो है इनका मुद्दा था। तो अब उत्तरी अमेरिकी राज्य इसका विरोध कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप दास अफ्रीका से लाते हैं, आप दास मैक्सिको से लाते हैं, आप दास अदर जगह से लाते हैं, आप ब्राज़ील से लाते हैं, आप इधर उधर से दास लाते हैं, आप अपनी जनसंख्या बढ़ाए हुआ है, तो इस तरीके से कैसे? तो यह उत्तरी राज्यों के लिए एक विवादास्पद रहा है। तो मतलब जो है उत्तरी राज्य इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब देखिए अब समाधान क्या था? समाधान 1787 में एक फिलाडेल्फिया कांग्रेस में का आयोजन होगा। फिलाडेल्फिया कांग्रेस का आयोजन होगा। इसमें सभी मतलब 13 राज्यों के 55 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। अब उसके बाद 55 प्रतिनिधि शामिल हुए और 2 वर्षों के प्रयत्नों के पश्चात उन्होंने संविधान बनाया। इस संविधान में क्या क्या प्रावधान थे या इनके क्या समाधान थे, तो उनको हम चर्चा करते हैं। अब देखिए पहला क्या था समाधान? एक तरफ संघवादियों यानी संघवादियों की जीत हुई, जो चाहते थे कि एक मजबूत संघ का निर्माण हो, तो उनकी जीत हुई इसमें फिलाडेल्फिया कांग्रेस के सम्मेलन में। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है देखिए, समझते हैं कि जैसे अमेरिकी नेताओं के अधीन एक शक्तिशाली संघ के पक्ष में माहौल बना और फिर फिलाडेल्फिया कांग्रेस ने एक शक्तिशाली संघीय सरकार को स्वीकार किया, परंतु दूसरी तरफ प्रजातांत्रिक तत्वों को आशंका, तत्वों का मतलब वहाँ के लोगों को आशंका को दूर करने के लिए, मतलब उनकी आशंका जो थी उनको दूर करने के लिए क्या किया गया कि संविधान के लागू होने के 2 वर्षों के अंदर ही, मतलब जो संविधान अमेरिका का लागू हुआ है उसके 2 वर्ष में ही, मतलब 2 वर्षों के अंदर ही, यानी 1791 में संविधान में लगभग 10 संशोधन हुए, 10 अमेंडमेंट हुए, 10 अमेंडमेंट करके उनके अधिकारों को मतलब सुरक्षित किया गया, नहीं मौलिक अधिकारों को लाया गया। अब यहीं से आप लोग ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है भारत का संविधान में कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, तो आप तुरंत बताएंगे कि अमेरिका से। इसमें कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं कन्फ्यूज होंगे कि ब्रिटेन से। ब्रिटेन हालांकि वो अधिकार पत्र लाया था 1215 में किंग जॉन की सरकार में, लेकिन वह इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो पाया अच्छे से,
क्या तब संविधान था उनका? नहीं था, एक परंपरा के माध्यम से था। क्या राष्ट्रवाद आया था? नहीं आया था राष्ट्रवाद उस टाइम। राष्ट्रवाद तो आया है फ्रांस की क्रांति के बाद। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो ये पता चला कि संविधान में, अमेरिकी संविधान में 10 संशोधन लाए गए और उसके बाद क्या हुआ, मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया, स्वीकृति दी गई। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, बड़े राज्य और छोटे राज्यों के बीच के विवाद को दूर करने के लिए क्या किया गया, इसमें 2 सदन स्थापित किए गए थे। कांग्रेस में 2 सदन स्थापित, कांग्रेस का मतलब जहाँ यह, जैसे यहाँ पार्लियामेंट है, यहाँ पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, वैसे वहाँ पर मतलब जो है अमेरिका में कहा जाता है कांग्रेस, वैसे जापान में डाइट कहा जाता है। ऐसे मतलब अफगानिस्तान की शोरा है, इस तरीके से अलग अलग जो है संसदों का नाम अलग अलग है, लेकिन है वो फाइनली संसद ही। तो ये कांग्रेस में 2 जैसे हैं। एक है उच्च सदन, उच्च सदन को क्या कहते हैं, सीनेट। और निम्न सदन को क्या कहते हैं, अभी हमने बताया था, क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी ये 2 सदन हुए। अब यह निम्न सदन है, यह उच्च सदन, ये ध्यान रखना, निम्न सदन और उच्च सदन। वहीं निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें क्या किया गया, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया, जनसंख्या के आधार पर। और सीनेट में जनसंख्या के आधार पर नहीं दिया गया। प्रत्येक राज्य को 2 प्रतिनिधि, यानी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। और समान प्रतिनिधित्व में कितना, प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो यह इनका जो है इस तरीके से इन्होंने बताया कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जनसंख्या के आधार पर ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक और उन्होंने लेकिन लगाया कि जनसंख्या के आधार पर रहेगा, लेकिन जो स्लेवरी होगा, स्लेवरी का मतलब दास होंगी। अब इनकी कहानी सुनिए, जो 5 दास बराबर 3 नागरिक, यानी स्वतंत्र नागरिक अमेरिका के, और 5 दास ये बराबर होंगे। इसका कॉन्सेप्ट ऐसे समझिए कि जब काउंटिंग होगी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की बात आएगी, यानी जो है जब मतलब जैसे हम लोगों के सांसद खड़े होते हैं, इस प्रकार से वहाँ पर जो प्रतिनिधि होगा जनता का, वो इस आधार पर चुनेगा कि जैसे मान लीजिए वहाँ पर जितने भी स्लेवरी हैं यानी दास हैं, तो उनकी गणना 3 स्वतंत्र नागरिक के बराबर की जाएगी। मतलब 5 वो होंगे तो 3 नागरिक ये माने जाएंगे। तो इस तरीके से जो है 3 बराबर 5 का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो यानी इनका जो है विवाद सुलझा। अब उसके बाद देखिए ब्रिटिश और अमेरिकी संविधान की कुछ तुलना हम करते हैं, जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे समानता कुछ बताते हैं, फिर कुछ असमानता बताते हैं। समानता के बिंदु देखिए, समानता में क्या क्या है। पहला देखिए समानता में क्या है, ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित होकर विधि के शासन की अवधारणा, विधि के शासन, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। अब उसके बाद ये किसके द्वारा, ब्रिटिश से प्रेरित होकर लिया है, तो यह समानता है। ब्रिटिश मॉडल से प्रभावित होकर प्रतिनिधात्मक सरकार, यानी प्रतिनिधात्मक सरकार का प्रावधान अमेरिका में लाया गया, किससे, ब्रिटिश से प्रेरित होकर। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं, ब्रिटिश मॉडल से प्रभावित होकर मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मौलिक अधिकारों की अवधारणा।
तो यह हमने ब्रिटिश से ही प्रेरित होकर जो है ली है। फिर उसके बाद असमानता की बिंदु देखते हैं। असमानता के बिंदु पर चर्चा करते हैं। असमानता के बिंदुओं में हम लोग चर्चा करते हैं ब्रिटिश में वंशानुगत शासन की स्वीकृति, जबकि अमेरिका में गणतंत्र राज्य स्थापित था। यानी ब्रिटेन में वंशानुगत, अमेरिका में गणतंत्र। यहाँ पर गणतंत्र स्थापित हुआ। अमेरिका में जैसे उनका जो है वो होता है, क्या नाम उसके कहते हैं, राजा होता है, और राजा ही मतलब जो है राजशाही वहाँ पर रहता है सिस्टम। हालांकि पावर पार्लियामेंट के हाथ में है, लेकिन वहाँ पर जो है राजा शासन है। तो दूसरा देखते हैं, ये तो पहला हो गया। दूसरा है ब्रिटेन में संसदीय परंपरा की स्वीकृति। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षीय यह हमने बताया था आपको जब हमने फेडरल सिस्टम एंड जो है यूनिटरी सिस्टम बताया था, तो हमने बताया था कि अध्यक्षीय शासन क्या होता है। तो अब अध्यक्षीय यहाँ पर जो है सिस्टम अपनाया गया, यानी जैसे राष्ट्रपति वहाँ पर है, उसी के पावर है, तथा अमेरिकी कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व एक शक्तिशाली राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। तो यह प्रावधान रखा गया अमेरिका में। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं, ब्रिटिश संविधान में शक्ति संलयन की अवधारणा को स्वीकृति मिली। वहीं अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण, जो कि हमारे यहाँ शक्ति पृथक्करण अपनाया गया है। शक्ति पृथक्करण, शक्ति संलयन नहीं है हमारे यहाँ शक्ति मतलब सेपरेशन ऑफ पावर है। जैसे पार्लियामेंट अलग कार्य करती है, और उसके बाद जो है न्यायपालिका अलग करती है। जैसे विधानसभा मतलब जो है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, मतलब ये सब कुल मिलाकर विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, इस प्रकार से अलग अलग सबका जो है सेपरेशन ऑफ पावर भारत में जो है अपनाया गया है। तो ये है सिस्टम, और वही हाल अमेरिका का है। तो ये जो है, अब उसके बाद हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान का उदाहरण था, जबकि अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का। तो ये ध्यान रखना, विश्व का पहला लिखित आधुनिक संविधान था। वस्तुतः अमेरिका यानी अमेरिकी संविधान अपने स्वरूप में अधिक जटिल था। संघीय व्यवस्था के तहत संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन था। उसी प्रकार जैसे वहाँ पर किस तरीके से बना था, भारत में ये जैसे भारत है, इसमें ये राज्य हैं, या पूरा भारत में जो है, भारत ने यानी केंद्रीय कार्य यानी संसदीय व्यवस्था जो हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी भारत में कहा गया कि आपको भी हम सम्मिलित करते हैं, आपको भी हम सम्मिलित करते हैं, आपको भी हम सम्मिलित करते हैं, आपको भी सम्मिलित करते हैं, इस तरीके से सबको सम्मिलित किया गया है। जबकि वहीं अमेरिका में क्या किया गया है कि ये सब लोगों की मीटिंग हुई और कहा हम एक ऐसी जो है समझौता करके एक संघीय सरकार बनाते हैं, या इस तरीके से अमेरिका में बनाया गया सिस्टम है। तो बहुत बड़ा अंतर है कि जहाँ भारत ने स्वयं जो है सभी राज्यों को बनाया और अपने आप को सरकार स्थापित किया, वहीं वहाँ पर राज्यों ने मिलकर बनाया है संघीय सरकार को। तो यह एक बहुत बड़ा अंतर है। तो इस प्रकार से अब उसके बाद देखते हैं कि जैसे ब्रिटेन का आकार अपेक्षाकृत छोटा था, इसलिए संविधान का स्वरूप एकात्मक तो वहाँ सही था, यूनिटरी। यानी ब्रिटेन में संविधान अगर प्रणाली कही जाए तो यूनिटरी सिस्टम है ब्रिटेन में, जबकि यूएसए का आकार अपेक्षाकृत बड़ा था और सबसे बढ़कर विभिन्न राज्यों के बीच समझौते के बाद यह संयुक्त राज्य बना था। मतलब सभी राज्यों में समझौता हुआ कि संघीय व्यवस्था को बनाया जाए। तो इसलिए संघीय व्यवस्था इसके लिए विकल्प नहीं, बल्कि
व्यवस्था थी, मतलब अमेरिका के लिए एक विकल्प नहीं था, यह उसकी मजबूरी थी कि संघीय व्यवस्था को अपनाना ही है। तो इस प्रकार से हम अमेरिका के संविधान को संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया है। तो जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही मिलेगा आपको। बाय।